7 बजे के बाद बार ग्राहकों से भरने लगा। बाहर सारी आवाजें फर्नीचर वाले कमरे में विकास तक पहुंच रही थी। आज यहाँ बहुत हंगामा मचा। बारमैन अपने किसी ग्राहक को बता रहा था। यहाँ महाजन का हत्यारा पहुंच गया। मैंने फौरन पहचान लिया पट्टे को और ऑफिस से खड़का दिया पुलिस को फोन। लेकिन साला पता नहीं कैसे पुलिस के आने से पहले ही खिसक गया। अच्छा, ग्राहक बोला। फिर कोई और ग्राहक आ गया। आज यहाँ बहुत हंगामा बचा। यहाँ महाजन का हत्यारा। बारमैन ने वो बात दर्जनों बार दोहराई। हर नए आने वाले के साथ वो नए सिरे से वो कहानी लेकर शुरू हो जाता था। तब तक बार पूरी तरह से भर चुका था और शायद वहां ऐसा कोई आदमी बाकी नहीं बचा था जिसे बारमैन अपनी कहानी नहीं सुना चुका था। फिर शायद पहली बार उसे मनोहर लाल द्वारा ठगे जाने की बात याद आई। मैं आपसे 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ, वो किसी से कह रहा था। अगर आप मुझे 20 रुपए दोगे तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा। लेकिन बारमैन आखिर बारमैन था। बातों से दूसरों का विश्वास जीत लेने वाला मनोहर जैसा गुण उसमें नहीं था। कोई भी बारमैन के साथ शर्त लगाने को तैयार ना हुआ। उसने शर्त कई लोगों के सामने दोहराई लेकिन कोई न फंसा। उसमें भेद क्या था ये तो किसी को ना सूझा, लेकिन फिर भी कोई किसी चाल में फंसकर बेवकूफ बनने को तैयार नहीं था। उस शर्त में बारमैन लोगों को उनका फायदा समझा रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी को इतना आश्वस्त न कर सका कि कोई शर्त लगा लेता। 9 बज गए। तब विकास ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। दरवाजे के पास आकर उसने उसे थोड़ा सा खोला और सावधानी से बाहर झांका। गलियारा खाली था। वो वहां से बाहर निकला और बार के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के समीप पहुंचकर उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा दूसरी तरफ से पहले खुल गया और बारमैन ने भीतर कदम रखा। विकास पर निगाह पड़ते ही उसके नेत्र फट पड़े। तुम? उसके मुंह से निकला। विकास बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। उसने उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। उसके पीछे स्प्रिंग लगा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास ने अपने दाएं हाथ की हथेली के 2 शक्तिशाली प्रहार उसकी गर्दन पर किए। फौरन बारमैन की टांगें मुड़ गई। विकास उसे घसीटता हुआ फर्नीचर वाले कमरे में ले आया। उसने बेहोश बारमैन को वहां पटका और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि दरवाजा फिर खुला। विकास ठिठक गया। एक आदमी भीतर आया। उसने विकास की तरफ निगाह भी नहीं उठाई और सीधा टॉयलेट में जा घुसा। विकास आगे बढ़ा। धड़कते दिल के साथ उसने हॉल में कदम रखा। हॉल पूरी तरह पैक था और वातावरण सिगरेट के धुएं की वजह से धुंधलाया हुआ था। किसी को विकास की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। मेजों के बीच में से गुजरता वो बाहर की तरफ बढ़ा। सड़क पर कदम रखने से पहले एक बार फिर उसका दिल लरस गया। क्या बाहर पुलिस अभी भी मौजूद होगी? लेकिन कभी तो उसे बाहर निकलना ही था। वो बाहर निकला। किसी ने उसे आवाज नहीं दी। कोई उस पर झपटा नहीं। उसकी किराए की सलेटी रंग की एम्बेसडर भी वहीं खड़ी थी जहां वो उसे खड़ी छोड़कर गया था। लेकिन शांति की सांस उसने तभी ली जब वो कार पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। उस इलाके से काफी दूर निकल आने के बाद एक पब्लिक टेलीफोन पर उसने कार रोकी। उसने रिवर व्यू होटल में फोन किया। शबनम अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन योगिता उसे अपने कमरे में मिल गई। क्या हुआ? उसकी आवाज पहचानते ही वो व्यग्र स्वर में बोली। कैसी बीती? तुम्हारे पापा के घर में तो ठीक ही बीती, वो बोला। लेकिन एक और मुसीबत गले पड़ गई है। क्या? मुझे किसी ने पहचान लिया, फिर पुलिस को खबर कर दी। ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? बहरहाल जान बच गई है, लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि पुलिस को मेरी मौजूदा पोशाक के बारे में खबर है और वो मेरी तलाश में शहर छान रही है। अब मुझे फिर छुपने की कोई जगह चाहिए। ये क्या समस्या है?
मेरे पास तुम्हारा सदा स्वागत है, लेकिन मेरा दर्जा इस वक्त एक फरार अपराधी जैसा है। किसी फरार अपराधी को पनाह देने वाला भी कानूनन मुजरिम माना जाता है। मुझे ये सब मत सुनाओ। लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन फिर भी मैं जानती हूं तुम बेगुनाह हो। अच्छी बात है। मैं कैसे आऊं? वैसे ही जैसे पहले आए थे। ठीक है, 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। उसने रिसीवर रख दिया। कार पर सवार होकर वो होटल रिवर व्यू में पहुंचा। योगिता उसे पहले ही की तरह पिछवाड़े के दरवाजे के भीतर लिफ्ट के पास मिली। वो उसके साथ निर्विघ्न उसके कमरे में पहुंच गया। अब जान में जान आई, वो बोला। मेरी भी, योगिता बोली। सारा दिन मुझे यही सोचता रहा कि तुम पुलिस की पकड़ में आ गए हो। पुलिस की नहीं तो बख्तावर सिंह के आदमियों की पकड़ में आ गए हो। जब तक वो बखेड़ा खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं क्यों नहीं ठहरते? ऑफर तो बुरी नहीं, लेकिन मैं यहाँ ठहरा तो ये बखेड़ा कभी खत्म नहीं होगा। कल यहाँ से फिर निकलना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा की रिवॉल्वर ना चाहते हुए भी मेरे गले पड़ गई है। रिवॉल्वर इस वक्त मेरी किराए की कार में मौजूद है। मेरा एक दोस्त उसमें से चलाई गई एक टेस्ट बुलेट का घातक गोली से मिलान करवा रहा है। अगर दोनों गोल अगर दोनों गोलियां मिलती पाई गई तो रिवॉल्वर वापस यथास्थान रखकर आनी होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिवॉल्वर के बारे में पुलिस को जो सफाई देनी होगी वो सुनैना देगी। फिर शायद पुलिस को विश्वास हो जाए कि तुम्हारे पिता का कातिल मैं नहीं। लेकिन अगर ऐसा कर पाने से पहले ही तुम पकड़े गए तो? अगर पुलिस ने मर्डर वेपन तुम्हारे पास से बरामद किया तो? अभी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो रिवॉल्वर मेरे पास है वो मर्डर वेपन है। लेकिन अगर ये हुआ तो, और तुम इसके साथ पकड़े गए तो कहानी खत्म। तो फिर तुम याद किया करना कि कोई विकास गुप्ता का भी हुआ करता था जो बेचारा बेगुनाह फांसी पर चढ़ गया। योगिता ने व्याकुल भाव से हाथ आगे बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। अगला दृश्य। अगले दिन योगिता से ही विकास को मालूम हुआ कि उस रोज सुबह 10 बजे महाजन के फूल चुने जाने की रस्म अदा होनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए सुनैना और योगिता ने भी जाना था। रिवॉल्वर वापस महाजन की कोठी में पहुंचाने के लिए वो अच्छा मौका साबित हो सकता था। 9:30 बजे योगिता शमशान घाट के लिए रवाना हो गई। तुरंत बाद विकास शबनम के पास उसके कमरे में पहुंच गया। शबनम उसे नहा धोकर तैयार हो चुकी मिली। उसने विकास से उस रोज कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ से आया था। शायद वो उसके बताए बिना ही समझ गई थी कि पिछली रात भी उसने योगिता के कमरे में गुजारी थी। उसकी सूरत से यूं लग रहा था जैसे वो योगिता के संदर्भ में कोई चुभने वाली बात विकास को न कहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। शबनम ने उस रवैये से विकास को राहत शबनम के उस रवैये से विकास को राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल गुनाह के एक अनजाने एहसास से भर गया। शबनम के कमरे से उसने विक्रांत होटल में मनोहर लाल को फोन किया। मनोहर ने उसे बताया कि पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने विकास वाली गोली को घातक गोली से मिलाकर देखा था। यानी कि कत्ल महाजन की रिवॉल्वर से ही हुआ था, और वो रिवॉल्वर उस वक्त विकास के पास थी। पुलिस ने मुझे ताकीद की है, मनोहर बोला, कि रिवॉल्वर के बारे में गुमनाम कॉल आते ही मैं उन्हें फौरन खबर करूं। मैं रिवॉल्वर वापस रखने अभी जा रहा हूं, विकास बोला। इस काम में कामयाब होते ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, लेकिन मेरी कॉल आने से पहले तुम पुलिस से रिवॉल्वर के बारे में कोई बात मत करना। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। मेरे लायक कोई सेवा? शबनम बोली। मुझे यहाँ से कार तक पहुँचाओ, विकास बोला। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की साथ होगी तो हर किसी का ध्यान तुम्हारी तरफ होगा। जैसे कल योगिता तुम्हारे साथ थी तो सबका ध्यान उसकी तरफ रहा।
शबनम के मुंह से निकल ही गया। विकास खामोश रहा। तुरंत शबनम गंभीरता से बोली, चलो। विकास ने वहां जाने से पहले सूट बदल लिया और हैट को तिलांजलि दे ली। अब वो खुले गले की पीली कमीज, ब्राउन पतलून और उससे मैच करता हुआ चेक का कोट पहने हुए था। फिर वो शबनम के साथ हो लिया। शबनम उसे निर्विघ्न कार तक ले आई। थैंक यू, विकास बोला। मैं भी साथ चलूं? वो व्यग्र भाव से बोली। मुझे कोई काम तो है नहीं। नहीं, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी फंस जाओगी। मैं कह दूंगी मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस को तुम्हारी तलाश थी। विकास सोचने लगा। मैं कह दूंगी, वो आशापूर्ण स्वर में बोली, कि तुम मुझे एक बार में मिले थे, यानी कि मेरी तुम्हारी कोई पुरानी वाकफियत नहीं है। कोई साबित भी नहीं कर सकता था कि हमारी पुरानी वाकफियत है। विकी, मुझे साथ ले चलो, एक से दो भले। अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो मैं संभाल लूंगी। मैंने इससे पहले बड़ी बड़ी गड़बड़ें संभाली हैं। विकी प्लीज। ओके, विकास निर्णयात्मक स्वर में बोला। चलो। थैंक यू, शबनम बोली और यूं झपट कर कार में सवार हुई जैसे उसे डर हो कि कहीं विकास का इरादा न बदल जाए। विकास भी कार में सवार हुआ। वो महाजन की कोठी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में विकास ने उसे बताया कि क्यों वो उस वक्त महाजन की कोठी खाली होने की उम्मीद कर रहा था। शबनम खामोश रही। वो महाजन की कोठी पर पहुंचे। कोठी सुनसान लग रही थी, लेकिन कोठी के कंपाउंड में सुनैना की काली एम्बेसडर खड़ी थी। सुनैना की गाड़ी तो खड़ी है, विकास चिंतित भाव से बोला। क्या वो शमशान घाट नहीं गई होगी? शायद वो किसी और की गाड़ी में बैठकर गई हो, शबनम ने राय पेश की। शायद, विकास संदिग्ध भाव से बोला। वो गाड़ी आगे निकाल कर ले गया। काफी आगे ले जाकर उसने कार रोकी। तुम कार में ही बैठना, वो शबनम से बोला। शबनम ने सहमति में सिर हिला दिया। उसने कार के डैशबोर्ड में बने खाने में से रिवॉल्वर निकाली, उसे पतलून की बेल्ट में खोसा और कार से बाहर निकला। वो फिर कोठी के सामने पहुंचा। इस बार भी उसने सबसे पहले भीतर जाकर कॉल बेल ही बजाई। जब कोई उत्तर न मिला तो उसने चाबी लगाकर ताला खोला और दरवाजे को भीतर धक्का दिया। दरवाजा ना खुला। दरवाजा भीतर की तरफ से भी बंद था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। वो घूमकर पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े के दरवाजे का ताला भी बंद था। विकास ने वही चाबी उस ताले के छेद में फिराई, लेकिन वो ताले में घूमी तक नहीं। उसने अपने आसपास निगाहें दौड़ाई। पिछवाड़े में कोई अड़ोसी पड़ोसी उसे देख नहीं रहा था। उसने अपनी जेब से एक निहायत पतले फल वाली रेती निकाली। वो रेती उसके धंधे का एक औजार थी जिसे वो हर क्षण अपने पास रखता था। उस रेती की सहायता से वो ताला खोलने की कोशिश करने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद ताला खुला। वो भीतर दाखिल हुआ। तब तक 11 बज चुके थे। वो महसूस कर चुका था कि ताले के चक्कर में बहुत वक्त बर्बाद हो गया था। अब उसने जो करना था बहुत जल्दी करना था। वो महाजन के बेडरूम में पहुंचा। उसने रिवॉल्वर को अच्छी तरह पोंछकर उस पर से उंगलियों के निशान साफ किए। उसे मेज के निचले दराज में यथास्थान रख दिया। फिर उसने दराज बंद करके उसके हैंडल पर भी रुमाल फेर दिया। बेडरूम में फोन था। उसने वहीं से मनोहर लाल को फोन किया। काम हो गया, वो बोला। अब पुलिस को खबर कर दो कि पहले जैसी ही गुमनाम कॉल तुम्हारे पास फिर आ गई है और तुम्हें बताया गया है कि घातक रिवॉल्वर महाजन के घर में उसके बेडरूम की मेज के निचले दराज में ही मौजूद है। ओके? ओके। मैं शाम को तुम्हें फ़ोन करूंगा। तब तक अगर पुलिस ने सुनैना को गिरफ्तार कर लिया हुआ तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है, तुम 6 बजे फ़ोन करना। ओके। उसने रिसीवर रख दिया और उस पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछ दिए। फिर वो वहां से कूच करने की नीयत से आगे बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही एकाएक वो थमक कर खड़ा हो गया। नीचे से पहले पिछवाड़े का दरवाजा खुलने की, फिर चलते कदमों की आवाज़ आने लगी।
विकास कान लगा कर सुनने लगा। शुक्रिया गौतम साहब, नीचे से सुनैना की आवाज आई। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आपने बहुत जहमत उठाई मेरी खातिर। शुक्रिया। नमस्ते। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर एक कार स्टार्ट होने की आवाज। नीचे के गलियारे में पड़ते कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ बढ़ती मालूम हो रही थी। फिर सीढ़ियां चढ़ते कदमों की आवाज आई। विकास दरवाजे से पीछे होकर उसकी बगल की दीवार के साथ चिपक गया। उसका दिल एकाएक बड़ी जोर से धड़कने लगा। कदमों की आवाज ऊपर आई। सुनैना ऊपर मौजूद अन्य 3 कमरों में से भी किसी में जा सकती थी, विकास ने सोचा। उसके ऐसा करने पर उसे यहां से खिसक जाने का मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा न हुआ। वो सीधी उस कमरे में घुस आई। विकास के समीप से गुजरती हुई वो सीधी मेज तक पहुंची। उसने निचला दराज खोला और भीतर से रिवॉल्वर निकाल ली। ये तो वापस आ गई, उसके मुंह से निकला। विकास दबे पांव दरवाजे की ओर लपका। उसका भी एक ही पांव कमरे से बाहर गलियारे में पड़ा था कि पता नहीं कैसे सुनैना को उसकी वहां उपस्थिति का आभास मिल गया। खबरदार, वो चिल्लाई। विकास ठिठक गया। वापस घूमो। वो घूमा। दोनों की निगाहें मिली। ओहो, सुनैना ने उसे फौरन पहचान लिया। तुम तो वही आदमी हो जिसने मेरे पति का खून किया था। मैं मिमियाओ नहीं। वो हाथ में थमी रिवॉल्वर उसकी ओर तानती हुई बोली। और हाथ सिर से ऊंचे, खूब ऊंचे उठा लो। उसने हाथ ऊपर न उठाए। वह उन्हें अपने दोनों पहलुओं में लटकाए रहा। उसने बड़ी गौर से सुनैना को देखा। वो उस वक्त वो एक सादा सफेद परिधान पहने थी। न सिर्फ उसके चेहरे पर मेकअप था और न जिस्म पर कोई जेवर, लेकिन फिर भी वो कोई मातमजदा औरत नहीं लग रही थी। अपनी उस पोशाक में भी वो देवताओं की तपस्या भंग कर देने वाली हुस्न की मलिका लग रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, सुनैना ने उसे चेतावनी दी। उसकी उंगलियां और मजबूती से रिवॉल्वर पर कस गई। तब विकास उससे केवल 3 कदम परे था। वो ठिठक गया। अगर तुम समझती हो, वो चेतावनी भरे स्वर में बोला कि मैं वो चेतावनी भरे स्वर में बोली कि मैं तुम पर गोली चलाने से हिचकिचाऊंगी तो एक कदम और बढ़ाकर देखो। विकास ने एक बार अपने सामने तनी रिवॉल्वर की नाल में झांका, फिर बोला, यह लो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सुनैना ने धांत बीच के लिए और रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। रिवॉल्वर एक हल्की सी क्लिक की आवाज करके रह गया। तुरंत सुनैना के चेहरे पर आशंका के भाव आए। उसके दोबारा घोड़ा दबा पाने से पहले ही विकास ने हाथ बढ़ाकर रिवॉल्वर उसके हाथ से झटक ली। मुझे नाल में से दिखाई दे गया था कि नाल के आगे खाली चैम्बर था, वो मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन अब भरा हुआ चैम्बर नाल के सामने आ चुका है। एक बार और घोड़ा दबाती तो मेरा काम हो जाता। क्या चाहते हो? वो भयभीत भाव से बोली। कुछ भी नहीं। मुझे तो अफसोस है कि मेरा तुमसे आमना सामना हुआ। बहुत जल्दी लौटाई तुम। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पति की ये रिवॉल्वर यहां वापस रखने आया था। मैं चाहता था कि मेरे यहां से निकल जाने के बाद पुलिस यहां पहुंचे, लेकिन लगता है अब मुझे पुलिस के आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां से चला गया तो तुम जरूर पुलिस के आने से पहले ही रिवॉल्वर यहां से गायब कर दोगी। तो रिवॉल्वर यहां से तुमने गायब की थी? वो उसे घूरती हुई बोली। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मतलब? तुमने उसी की रिवॉल्वर चुराकर उसका कत्ल किया। इसी से जाहिर होता है कि कत्ल का इरादा तुमने बहुत पहले से बनाया हुआ था। इसका मतलब यह भी है कि कत्ल के पीछे वजह वो नहीं थी जो अखबार में छपी थी। तुमने योजनाबद्ध तरीके से मेरे पति का कत्ल किया और फिर कत्ल का इल्जाम मुझ पर थोपने की कोशिश की। मैं पूछती हूं, क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम ये समझ रही हो कि मैं कत्ल से पहले यहां से रिवॉल्वर चुरा कर ले गया था? और नहीं तो क्या। मैंने ये रिवॉल्वर यहां से कल चुराई थी।
वो भी किसी का कत्ल करने के लिए नहीं, बल्कि इसमें से एक टेस्ट बुलेट चलाने के लिए, ताकि मुझे ये मालूम हो पाता कि तुम्हारे पति का कत्ल इसी रिवॉल्वर से हुआ था या नहीं। अब मुझे मालूम है कि कत्ल इसी रिवॉल्वर से हुआ था। अब मैं इसे यहाँ वापस रखने आया था ताकि ये पुलिस के हाथ लग पाती। असल बात यह है, तुम मुझे कौन सी पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही हो? तुम ये कहना चाहते हो, वो अविश्वासपूर्ण स्वर में बोली, कि तुमने मेरे पति का कत्ल नहीं किया? कत्ल की जिम्मेदारी यूं मुझ पर लादने से बात नहीं बनेगी मेम साहब। कत्ल तुमने किया है। कत्ल तुम्हारे पति की रिवॉल्वर से हुआ है, और वो तुम्हारे जितनी सहूलियत से और किसी को उपलब्ध नहीं थी। मैंने कत्ल नहीं किया, वो तीव्र स्वर में बोली, और रिवॉल्वर कत्ल से पहले ही घर से गायब थी। कत्ल से पहले जिस दिन मेरे पति को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, उस दिन उसने रिवॉल्वर को यहाँ खूब तलाश किया था। रिवॉल्वर यहाँ नहीं थी। कैसे होती? तुमने इसे पहले ही कहीं छुपा दिया था। लेकिन सुनो सुनो, अगर तुम समझती हो कि पुलिस तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लेगी कि मैं तुम्हारे पति की हत्या के लिए रिवॉल्वर चुराने की खातिर हत्या से पहले रिवॉल्वर चोरी करने तुम्हारे घर में घुसा था, तो ये तुम्हारी खामख्याली है। पुलिस की थ्योरी यह है कि मैंने ठग के तौर पर गिरफ्तारी से बचने के लिए तुम्हारे पति को गोली मारी थी। इस बात पर वो कभी विश्वास नहीं करेंगे कि तुम्हारे पति के शोरूम में मैं गया ही उसकी हत्या करने था, जबकि रिवॉल्वर का हत्या से पहले चोरी होना इसी बात की तरफ इशारा होगा। यूं पूर्व नियोजित ढंग से हत्या किसी उद्देश्य की खातिर की जाती है, जबकि तुम्हारे पति की हत्या का मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं। उसकी मौत से 5 मिनट पहले तक मैंने जिंदगी में कभी महाजन की सूरत नहीं देखी थी। लेकिन मेम साहब, तुम्हारे पास अपने पति की हत्या का उद्देश्य था। मेरे पास क्या उद्देश्य था? क्या तुम्हारा पति तुम पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर तुम्हें तलाक नहीं दे रहा था? तुमने वाकई मेरे पति का कत्ल नहीं किया? मैंने नहीं किया, और ये बात तुमसे बेहतर किसी को नहीं मालूम। इसलिए नहीं मालूम क्योंकि अपने पति का कत्ल तुमने किया है। मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर जबरन ये इल्ज़ाम थोप रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इल्ज़ाम पहले बख्तावर सिंह पर और फिर तुम पर थोपा जा रहा था। हम तीनों में सबसे बढ़िया कैंडिडेट हर लिहाज से तुम ही हो। वो खामोश रही। अगर तुम अपराधी नहीं हो तो तुमने पुलिस के सामने ये झूठ क्यों बोला कि शनिवार को, यानी कि हत्या वाले दिन, तुम सारा दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी? क्या मैंने अपनी आंखों से हत्या से 5 मिनट पहले तुम्हें अपने पति के शोरूम में उससे लड़ते झगड़ते नहीं देखा था? वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था, वो धीरे से बोली। क्या? विकास हैरानी से बोला। मैं सच कह रही हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे तुम्हारा भला होगा। मेरे पति का कत्ल करके एक तरह से तुमने मुझ पर मेहरबानी की थी। उसी का बदला मैंने तुम्हारे खिलाफ ये बयान देने से बचकर चुकाना चाहती थी कि मैंने हत्या के समय आसपास तुम्हें वहां देखा था। नॉनसेंस। बाय गॉड, यही बात थी। लेकिन मैं हत्यारा नहीं। जरूर नहीं हो गए, लेकिन तब तो मुझे ये बात मालूम नहीं थी ना। देखो, सुनैना उसके समीप आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखती हुई बोली, मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैंने अपने पति का खून नहीं किया। आज सुबह तक तो मुझे यह सूझा नहीं था कि उसकी हत्या उसी की रिवॉल्वर से की हो सकती थी। आज कैसे सूझा? आज योगिता ने सुझाया। योगिता मेरे पति की सौतेली बेटी है। मुझे मालूम है वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि वो शमशान घाट पर ही मेरी मिट्टी पलीत करके रख देगी। उसने तुम्हारी मिट्टी पलीत की? हाँ। या तुमने उसकी? मैं तो उससे एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। क्या कहा उसने? उसने बहुत बुरा भला कहा मुझे। कहने लगी खुद ही अपने पति का खून करके अब मैं उसकी चिता की राख में झूठे टसुए बहा रही थी। उसी ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपने पति की रिवॉल्वर से ही उसकी हत्या की थी।
और ये कि जब पुलिस रिवॉल्वर चेक करेगी तो असलियत उनके सामने आ जाएगी और फिर मुझे अपनी करनी की सजा मिले बिना नहीं रहेगी। उसने तुमसे कहा था कि पुलिस रिवॉल्वर यहां से बरामद करेगी? हाँ, तभी तो मैं ये देखने के लिए दौड़ी दौड़ी यहां आई थी कि रिवॉल्वर अभी भी गायब थी या नहीं। रिवॉल्वर को वापस मेज की दराज में पड़ा देखकर मेरे तो चक्के ही छूट गए थे। उसने कई लोगों के सामने यह भी कहा कि मैंने अपने पति की दौलत की खातिर उससे शादी की थी और सीधे तरीके से दौलत हाथ आती न पाकर मैं उसकी हत्या पर उतारू हो गई थी। देखो, विकास निर्णयात्मक स्वर में बोला, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसकी हत्या का इल्ज़ाम मुझ पर ना आए, क्योंकि हत्या मैंने नहीं की। पुलिस रिवॉल्वर की असली जगह से ही इसे बरामद करेगी। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाती हो। विकास ने उसे परे धकेला, रिवॉल्वर को फिर से पोंछा और उसे वापस मेज की दराज में रख दिया। फिर उसने मजबूती से सुनैना की बाह थामी और उसे दरवाजे की तरफ ले चला। कहाँ जा रहे हो? वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई बोली। नीचे, विकास बोला। पुलिस का इंतजार हम वहीं बैठकर करेंगे, रिवॉल्वर से दूर, रिवॉल्वर वाली जगह से दूर। तुम्हारी जानकारी के लिए पुलिस को घातक रिवॉल्वर की यहाँ मौजूदगी की खबर पहले ही मिल चुकी है। पुलिस बस यहाँ पहुंचती ही होगी। सुनैना ने बांह छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सकी। विकास ने नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचकर ही उसकी बांह छोड़ी। वो कहर भरी निगाहों से उसे घूरती हुई अपनी बांह मसलने लगी। अब पुलिस के आने तक तुमने यहीं मेरी आंखों के सामने रहना है, विकास कठोर स्वर में बोला। उसने एक तिरस्कारपूर्ण निगाह विकास पर डाली और सड़क की ओर वाली खिड़की पर आ खड़ी हुई। विकास भी उसके पास पहुंच गया। आगे विशाल कंपाउंड होने की वजह से सड़क खिड़की से काफी दूर थी। विकास को वहां एक जीप खड़ी दिखाई दी। जीप में 3 आदमी बैठे थे लेकिन फासले की वजह से विकास को उनकी सूरतें न दिखाई दी। पुलिस आ गई मालूम होती है, विकास बोला। शायद ये लोग सर्च वारंट के इंतजार में बैठे हैं, यहाँ की निगरानी कर रहे हैं। और थोड़ी देर में ये भीतर धावा बोल और थोड़ी देर में ये भीतर धावा बोलते ही होंगे। सुनैना के चेहरे पर घबराहट के भाव आए। वो जल्दी से खिड़की से परे हट गई। फिर विकास भी खिड़की से परे हटा और उसके पास पहुंच गया। मैं तुम्हें खिसकने नहीं दूंगा, वो बोला। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो तनिक रुआं से स्वर में बोली। मैंने कहा ना, मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। पुलिस को रिवॉल्वर बरामद कर लेने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। तुम्हें मालूम है फिर क्या होगा? फिर पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। कैसे आदमी हो तुम? तुम मुझे फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ रिवॉल्वर वहां वापस रखी है जहां ये मुझे पड़ी मिली थी। अगर तुम फंस रही हो तो कम से कम मेरी वजह से नहीं फंस रही। देखो, अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो हम असली हत्यारे की तलाश कर सकते हैं। असली हत्यारा जरूर बख्तावर सिंह का ही कोई आदमी होगा। बख्तावर सिंह शायद कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसवाना चाहता था, लेकिन तुम एकाएक बीच में टपक पड़े तो उसने तुम्ही को बलि का बकरा बनाने का फैसला कर लिया। बख्तावर सिंह का इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम फंसते हो या मैं। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि कोई इल्जाम भरी उंगली उसकी तरफ ना उठे। हो सकता है, लेकिन ये बात तुम मुझे समझाने की जगह पुलिस को समझाने की कोशिश करना। विकास, सुनैना ने उसका हाथ थाम लिया और विनयशील स्वर में बोली। पुलिस को यहां आने से पहले मुझे रिवॉल्वर कहीं छुपा लेने दो। मैं तुम्हारा दिल से एहसान मानूंगी और असली हत्यारे की तलाश में तुम्हारी मदद भी करूंगी। बस। और साथ में तुम्हें नकद 10,000 रुपये भी दूंगी। बस। और भी जो कहोगे मैं करूंगी। मैंने सुना है तुम्हारा पति 20 लाख की आसामी था। वो माल तो मुझे मिलता मिलता मिलेगा। 10,000 तो मैं तुम्हें आज ही अभी देने को तैयार हूं। सॉरी विकास, पहली बार जब तुमने मुझे देखा था
तो मुझे देखकर तुम्हारी लार टपकती मैंने साफ साफ देखी थी। मुझे भी तुम एक ही निगाह में भाग गए थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर हमारे बीच ये खिलाफत क्यों? विकास खामोश रहा। सुनैना ने अपनी बाहें विकास के गले में डाल दी और उसके साथ सटती हुई बोली, से यस डार्लिंग। तभी कॉल बेल बज उठी। सुनैना छिटक कर उससे अलग हो गई। सॉरी स्वीटहार्ट, विकास बोला। अब मेरे यस कहने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जाओ, जाकर पुलिस का दरवाजा खोलो। कॉल बेल फिर बजी। विकास ने आगे बढ़कर दरवाजे के भीतर की तरफ से लगी चिटकनी हटाई और ताले में अपनी चाबी फिराकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने उसे फौरन बंद करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। बाहर पुलिस नहीं, बख्तावर सिंह के जल्लाद आए थे। बाहर अमीरीलाल, हनुमान और जनक खड़े थे। हनुमान के कंधे के एक ही धक्के से दरवाजा विकास के हाथ से छूट गया और पूरा खुल गया। अमीरीलाल ने एक भरी रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी। जनक ने उसे पीछे को धक्का दिया। तीनों भीतर घुस आए। पीछे दरवाजा बंद हो गया। खिड़की में अपनी शक्ल दिखाकर बड़ा अच्छा किया बेटा, अमीरीलाल बोला। हम 2 दिन से इस उम्मीद में सुनैना की निगरानी कर रहे थे कि तुम कभी ना कभी इस तक पहुंचोगे जरूर। हम शमशान घाट से ही इसके पीछे पीछे यहाँ आए थे, लेकिन अगर तुम खिड़की के पास ना आते तो हमें कभी पता न लगता कि तुम पहले से ही भीतर थे। विकास खामोश रहा। फिर अमीरीलाल उसे रिवॉल्वर से कवर किए रहा और जनक ने यह देखने के लिए उसका जिस्म थपथपाया कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं। वो ड्राइंग रूम में पहुंचे। सुनैना असहाय सी वहां खड़ी थी। अमीरीलाल के हाथ में थमी रिवॉल्वर देखकर उसके नेत्र फट पड़े। ये बख्तावर सिंह के आदमी हैं, विकास बोला। लगता है बॉस की पहली थ्योरी ही ठीक थी, अमीरीलाल बोला। इस औरत ने इस आदमी से अपने पति का कत्ल करवाया और फिर अपराध बॉस के सिर थोपने की कोशिश की। क्या मतलब? सुनैना तीखे स्वर में बोली। बख्तावर सिंह का ख्याल है, विकास बोला, कि तुमने मुझसे अपने पति का कत्ल करवाया था। मैंने इन लोगों को लगभग विश्वास दिला दिया था कि यह बात गलत था, लेकिन लगता है कि हमें यूं यहां देखकर इन्हें फिर वही बात जचने लगी है। लगता है इन्होंने खिड़की में से तुम्हें मेरे साथ लिपटते देख लिया था। क्या चाहते हो तुम लोग? सुनैना अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। यहां क्यों आए हो? हम यहां, हनुमान बड़ी शान से बोला, दूध का दूध और पानी का पानी करने आए हैं। मेरी सुनो, विकास बोला। तुम्हारी हम पहले ही बात बहुत सुन चुके हैं बेटा, अमीरीलाल अपने गाल पर बना जख्म का निशान टटोलता बोला। तुम लोग खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो खलीफा। तुम्हारे बॉस पर वैसे कोई आंच नहीं आने वाली। मैंने ऐसा सिलसिला जमाया है कि कत्ल का इल्जाम न बख्तावर सिंह पर आएगा न मुझ पर। अब बख्तावर सिंह की रविवार रात वाली योजना पर अमल करने की भी कोई जरूरत नहीं। वो वही नहीं चाहेगा कि तुम लोग मेरा खून कर दो। अब मेरा खून करना एकदम बेमानी होगा। क्यों? अमीरीलाल बोला। पुलिस सर्च वारंट के साथ यहां पहुंचने वाली है। ऊपर महाजन के बेडरूम में वो रिवॉल्वर मौजूद है जिससे उसका कत्ल हुआ है। वो महाजन की अपनी रिवॉल्वर थी और उस तक सुनैना के अलावा और किसी की पहुंच नहीं हो सकती थी। उस रिवॉल्वर की बरामदगी सुनैना को फंसवा देगी और मेरी और बख्तावर सिंह दोनों की जान छूट जाएगी। अगर तुम लोगों में जरा भी अकल है तो पुलिस के आने से पहले यहां से खिसक जाओ। अमीरीलाल और हनुमान पर उसकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ा, केवल जनक सोच में पड़ गया। इसकी बात में दम है, जनक बोला। भुरते वाले बैंगन भुरते वाला बैंगन है इसकी बात में, अमीरीलाल झल्ला कर बोला। मुझे इसकी बात से क्या मतलब? मुझे बॉस के हुक्म से मतलब है। उसने इस आदमी की आत्महत्या स्टेज करने का हुक्म दिया है और यही हमने करना है। वो सुनैना की तरफ घूमा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इस सिलसिले में बॉस तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। अगर तुमने अपने पति का कत्ल किया भी है तो भी बॉस को परवाह नहीं। इस आदमी की आत्महत्या के बाद पुलिस यही समझेगी कि पकड़े जाने के डर से इसने आत्महत्या कर ली और फिर केस क्लोज हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मजे ही मजे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? सुनैना बोली। तुम्हें अपना थोबड़ा बंद रखना होगा। हम इस आदमी को यहाँ से ले जा रहे हैं। अगर तुमने हमारे बारे में अपनी जबान खोली तो तुम पर जो मेहरबानी इस वक्त हो रही है वो फिर नहीं होगी। फिर तुम हत्या में इसकी सहयोगिनी मानी जाओगी और फिर तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो इसे मिलेगी। फौरन सुनैना के चेहरे पर उम्मीद की चमक पैदा हुई। तुम्हारा मतलब है, वो बोली, इसे यहाँ से ले जाकर तुम ऐसा इंतजाम करोगे कि यही मेरे पति का हत्यारा समझा जाएगा? यानी कि इस बात से इनकार करने के लिए पुलिस के हाथ में ये नहीं इसकी लाश आएगी? बिल्कुल। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। हमारे यहाँ से जाते ही अगर तुमने पुलिस पुलिस चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इसका होगा। मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, वो उत्साहपूर्ण स्वर में बोली। ऊपर वो रिवॉल्वर भी मौजूद है जिससे मेरे पति की हत्या हुई है। अगर ये उसी रिवॉल्वर से आत्महत्या करे तो बात और भी सिक्के बंद हो जाएगी। ये वही औरत बोल रही है, विकास आहत भाव से बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ मिलकर असली हत्यारे की तलाश करना चाहती थी। तब तुमने मान क्यों नहीं ली थी मेरी बात? वो गुस्से से बोली। फिर वो बदमाशों की तरफ घूमी। आओ मैं तुम्हें रिवॉल्वर दिखाऊं, और जल्दी करो, पुलिस यहाँ आती ही होगी। अमीरीलाल हनुमान और जनक को विकास के प्रति सावधान करके सुनैना के साथ हो लिया। वो दोनों एक बार खता खा चुके थे, इसलिए जरूरत से ज्यादा सावधान थे। दोनों की रिवॉल्वरें विकास पर तनी हुई थी। अमीरीलाल और सुनैना की दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद विकास बोला, तुम्हारे बॉस को मौजूदा सिलसिला पसंद नहीं आएगा दोस्तों। अमीरीलाल इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे हाथों उसकी नाक नीची हो चुकी है। बख्तावर सिंह खुद यहाँ होता तो वही सिलसिला पसंद करता जो मैंने जमाया था। हम तुम्हें बॉस के पास भी ले चलेंगे, जनक बोला। तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम लोग रिवॉल्वर अपने साथ ले जाने वाले हो, लेकिन रिवॉल्वर यहीं से बरामद होने से बात बनती है, और तरीके से नहीं। रिवॉल्वर फिर यहाँ रखी जा सकती है। तब कोई फायदा नहीं होगा। रिवॉल्वर यहाँ दोबारा रखी जाने से पहले पुलिस यहाँ की तलाशी ले चुकी होगी। तब वो लोग समझ जाएंगे कि रिवॉल्वर यहाँ बाद में प्लांट की गई है। तो नैना को हत्यारी साबित करने के लिए पहली ही बार में रिवॉल्वर यहाँ मिलनी निहायत जरूरी है। तभी अमीरी लाल और सुनैना वहां लौट आए। चलो, वो आते ही बोला। अमीरी, जनक बोला, इस आदमी की बात में दम है। मेरे ख्याल से यहां से रवाना होने से पहले हमें बॉस को फोन करके उसकी राय ले लेनी चाहिए। अमीरी लाल ने ऐसी कहर भरी निगाह से जनक को देखा कि जनक घबरा कर एकदम पीछे हट गया। मैंने तो, वो हकला कर बोला, महज एक राय दी थी। ये आदमी ठग है, अमीरी लाल बोला। इसकी बात में दम होता है, इसीलिए तो इसका धंधा चलता है। हमने बॉस के कहे पर चलना है, इसके कहे पर नहीं, समझे? जनक खामोश रहा। तुमने भी कोई राय देनी है? अमीरी लाल ने हनुमान से पूछा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हनुमान हड़बड़ाया। अच्छा किया, चलो अब इसे यहीं छोड़कर, जनक सुनैना की तरफ संकेत करता हुआ दबे स्वर में बोला। ये अपनी जबान नहीं खोलेगी, अमीरी लाल बोला। एक औरत की जुबान का एतबार कर रहे हो उस्ताद? विकास बोला। अमीरी लाल ने उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। अमीरी, जनक पूर्वतः दबे स्वर में बोला, गुस्से मत हो और बात को तसल्ली से सोचो। हम इस आदमी का काम तमाम करने के लिए इसे यहां से ले जा रहे हैं और पीछे इस बात का गवाह छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है ये बात? मैं पूछता हूं, इस बारे में बॉस को फोन कर लेने में क्या हर्ज है? अमीरी लाल सोचने लगा। उसकी नीयत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जल्द से जल्द विकास का काम तमाम कर देने के लिए उतावला हो रहा है। औरत को भी साथ ले चलो, अंत में वो बड़े बेसब्रेपन से बोला। लेकिन हिलो यहां से।
सुनैना ने प्रतिवाद के लिए मुंह खोला। खामोश। उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही अमीरी लाल ने उसे घुड़क दिया। जुबान खोली तो यहीं गोली मार दूंगा। सुनैना फौरन बाहर को चल दी। बाहर आकर सब लोग जीप में सवार हो गए। पुलिस का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था। दूर सड़क पर सलेटी एम्बेसडर में बैठी शबनम विकास को दिखाई दी। विकास उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई तरकीब अभी सोच ही रहा था कि जीप वहां से भाग निकली। अगला दृश्य। विकास, सुनैना, हनुमान और जनक मधुबन की पहली मंजिल पर स्थित ऑफिस नुमा कमरे में मौजूद थे। अमीरीलाल बख्तावर सिंह की तलाश में गया हुआ था। तभी बख्तावर सिंह और अमीरीलाल ने आगे पीछे कमरे में कदम रखा। बख्तावर सिंह ने एक संतुष्टिपूर्ण निगाह विकास और सुनैना पर डाली और फिर बोला, तुम कल के बच्चे मुझे फंसाने चले थे? अमीरीलाल ने मेरे खिलाफ तुम्हें पट्टी पढ़ा दी मालूम होती है बख्तावर सिंह, विकास बोला। मेरे आदमी ने मुझे हकीकत बताई है, लेकिन मुकम्मल हकीकत नहीं बताई मालूम होती। बताता भी कैसे? वो तो अपनी पहली नाकामयाबी का बदला लेने के लिए मुझे जल्द से जल्द मार डालने के लिए तड़प रहा है। इसने तुम्हें बताया है कि इसने आकर सब गुड़ गोबर कर देने से पहले मैंने ऐसा इंतजाम किया था कि महाजन के कत्ल के मामले में हम दोनों पर ही कोई आंच ना आती। बॉस, अमीरीलाल तीखे स्वर में बोला, ये आदमी। खामोश। इसे अपनी बात कहने दो। अमीरीलाल की जेब में, विकास जल्दी से बोला, इस वक्त वो रिवॉल्वर मौजूद है जिससे महाजन का कत्ल हुआ है। मैं ये बात पुलिस वालों की ही मदद से साबित कर चुका हूं। अच्छा, पुलिस से मदद कैसे हासिल की तुमने? बस कर ली किसी तरह से। लेकिन ये हकीकत है कि मर्डर वेपन इस वक्त अमीरीलाल की जेब में है और ये असल में हथप्राण की ही मिल्कियत है। वो रिवॉल्वर महाजन की कोठी में मौजूद थी और पुलिस उसको वहां से बरामद करने के लिए आ ही रही थी। रिवॉल्वर की उस प्रकार बरामदगी के बाद हत्या का संदेह सिर्फ सुनैना पर किया जाता, फिर न तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठाता न मेरी तरफ। लेकिन अमीरी लाल ने अपनी व्यक्तिगत खुंदक मुझसे निकालने के लिए सब गुड़ गोबर कर दिया। ये मेरा कत्ल करके अपनी बेइज्जती का बदला उतारना चाहता है। इससे तुम्हारे हित या हित से कोई मतलब नहीं। अमीरी, बख्तावर सिंह ने घूर कर उसे देखा, यह बात सच है? बॉस, अमीरीलाल बोला, यह आदमी खाम खा की बकवास। जनक, तुम बोलो क्या बात है? जनक ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर दबे स्वर में बोला, यह आदमी ठीक कह रहा है बॉस। ओहो, बख्तावर सिंह अमीरीलाल की तरफ घूमा और खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला, अब तुम्हारी इतनी मजाल हो गई है कि तुम मनमानी करने लगे हो? अमीरीलाल के चेहरे ने कई रंग बदले। वो रिवॉल्वर मुझे दो, बख्तावर सिंह चिल्लाया। अमीरीलाल ने फौरन महाजन के बेडरूम से हासिल हुई रिवॉल्वर उसे सौंप दी। बख्तावर सिंह ने रिवॉल्वर को यूं अपने हाथ में थामा जैसे वो अमीरीलाल पर गोली चलाने लगा हो। अमीरीलाल को भी शायद ऐसा ही लगा, क्योंकि विकास ने उसके चेहरे का रंग उड़ता साफ देखा था। बख्तावर सिंह रिवॉल्वर लिए मेज के पीछे जा बैठा। उसने टेलीफोन उठाकर एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद वो माउस पीस में बोला, इंस्पेक्टर तिवारी, मैं बख्तावर सिंह बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें एक 45 कैलिबर की मौजर रिवॉल्वर का नंबर बता रहा हूँ। मुझे अभी बताओ ये रिवॉल्वर किस नाम से रजिस्टर्ड है? उसने रिवॉल्वर पर से पढ़कर नंबर बोला। मैं होल्ड करता हूँ। 5 मिनट तक वो रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। थैंक यू, अंत में वो बोला और उसने रिसीवर रख दिया। उसने घूर कर अमीरीलाल को देखा और वो गुस्से में बोला, ये ठग ठीक कह रहा है। ये रिवॉल्वर महाजन की है। इसके बताए मुताबिक रिवॉल्वर पुलिस द्वारा बरामद की जानी हमें फायदे में थी। जब इसने ये बात बताई थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने इसे कहा भी था, विकास बोला। शट अप, बख्तावर सिंह दहाड़ा। मेरे आदमी ने गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम दोनों मरोगे।
सुनैना के मुंह से एक भय भरी सिसकारी निकल गई। इनको किसी मुनासिब जगह ले जाओ और ऐसी स्टेज सेट करो कि यह हत्या और आत्महत्या का केस लगे। ऐसा लगे कि एक ने दूसरे की हत्या की और खुद आत्महत्या कर ली। और अमीरी, इस बार कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। उसने जोर से रिवॉल्वर अमीरी लाल की तरफ फेंक कर मारी। वो बड़ी मुश्किल से लपक पाया। बॉस, वो दबे स्वर में बोला, औरत हमारे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकती, इसलिए इसकी हत्या। बको मत। जब पता लगेगा कि रिवॉल्वर महाजन की है तो क्या उसकी बीवी से पूछताछ नहीं होगी? रिवॉल्वर ना भी बरामद हो तो भी इस बारे में इसकी जवाब तलबी जरूर होगी, क्योंकि तुम ही ने बताया है कि मर्डर वेपन के महाजन के बेडरूम में होने की खबर पुलिस तक पहुंच गई है। यह औरत पुलिस के सामने अपनी जुबान कभी बंद नहीं रख सकेगी। जरा से दबाव में ये सब कुछ बता देगी। इसलिए जो मैंने कहा है वही करो। मैं चुप रहूंगी, सुनैना आतंकित भाव में बोली। बख्तावर सिंह ने जैसे उसकी बात सुनी तक नहीं। वो मेज के पीछे से उठा और लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। पीछे कितनी ही देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर जनक ने चुप्पी तोड़ी। देखा, वो बोला, मैंने कहा था ना कि हमें बॉस को फोन करना चाहिए था। तब तक अमीरी लाल थोड़ा संभल चुका था और अपने असली रंग में आ चुका था। थोबड़ा बंद रखो, वो क्रूर स्वर में बोला, और यहां से चलो। वो वहां से निकले और फिर पिछवाड़े में खड़ी जीप में जा सवार हुए। जीप पिछवाड़े से निकलकर मेन रोड पर आई तो विकास को वहां फिर सेलेटी एम्बेसडर दिखाई दी। शबनम कार में बैठी अपने होठों की लिपस्टिक ठीक कर रही थी। प्रत्यक्षता जीप की तरफ उसने निगाह तक न उठाई, लेकिन जीप के वहां से गुजरते ही विकास ने एम्बेसडर को भी स्टार्ट होते हुए सुना। अमीरी लाल के निर्देश पर जीप चलाता हुआ हनुमान उसे नगर से बाहर ले आया। फिर नदी के किनारे एक तन्हा कॉटेज के सामने जीप रुकी। ये तो बॉस का कॉटेज है, जनक बोला। तुम यहां इनका कत्ल करोगे? पागल हुए हो क्या? अमीरी लाल बोला। यहाँ तो हमने अंधेरा होने तक इन्हें गिरफ्तार करके रखना है। इनकी मौत का सामान तो इस औरत की कोठी के बेडरूम में किया जाएगा। ओह। सब लोग जीप से उतरकर कॉटेज में पहुंचे। विकास और सुनैना को कॉटेज के सामने के बैठकनुमा कमरे में बिठा दिया गया। मैं महाजन की कोठी पर जा रहा हूं, अमीरी लाल बोला। वहां से पुलिस जा चुकी हुई तो अंधेरा होने पर मैं वापस आऊंगा। लेकिन अगर वहां रात तक पुलिस का पहरा हुआ तो? जनक बोला। तो फिर कोई और जगह सोचेंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि पुलिस वहां इतनी देर टिके। हमारी स्टेज वहीं सेट हुई स्वाभाविक लगेगी। दोनों बेडरूम में गोली खाकर मरे पड़े होंगे। रिवॉल्वर इस ठग के हाथ में होगी और ऐसा लगेगा जैसे इसने पहले औरत को गोली मार दी फिर अपने आप को शूट कर लिया। कोई कुछ न बोला। और तुम दोनों, अमीरी लाल सख्त स्वर में बोला, सावधान रहना। अगर ये आदमी इस बार भी तुम्हें छका कर भाग गया तो इससे मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा। समझ गए? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अमीरी लाल वहां से विदा हो गया। जनक बोला, सारा दिन इनके सिरहाने रिवॉल्वर लेकर खड़े रहने का क्या फायदा? क्यों ना इनके हाथ पांव बांध दें? ठीक है, हनुमान बोला। हनुमान इमारत में से एक रस्सी तलाश कर लाया। फिर वो विकास और सुनैना को एक डबल बेड पर ले आए जहाँ की एक डबल बेड लगी हुई थी। फिर वो विकास और सुनैना को एक बेडरूम में ले आए जहाँ डबल बेड लगी हुई थी। जनक ने पहले विकास को पलंग पर पेट के बल लेटने का आदेश दिया। हनुमान उसे रिवॉल्वर से कवर किए रहा और जनक ने रस्सी से उसके हाथ पांव बांधकर उसे सीधा किया। वैसी ही गत सुनैना की भी बनाई गई। इस बार देखते हैं कैसे भागता है साला, जनक संतुष्टिपूर्ण भाव से बोला। ऐसी गांठ बांधी है मैंने कि जितना ज्यादा ये खींचातानी करेगा उतनी ही ज्यादा रस्सी कसती जाएगी। फिर वो दोनों वहां से चले गए। अगला दृश्य। मुझे भूख लगी है, विकास ने हैरानी से सुनैना की तरफ देखा। वो मौत की कगार पर खड़े थे और वो अपनी भूख की दुहाई दे रही थी। उन्हें पलंग पर बंधे बंधे 1 घंटा हो चुका था।
मुझे खा ले, विकास झल्लाए स्वर में बोला। तो नैना ने सच ही उसका एक कान चबा डाला। ओई, वो चिल्लाया। अगर हम बंधे ना होते, वो हसरत भरे स्वर में बोली, तो भी कोई बात थी। विकास, कुछ करो ना। मैं क्या करूं? तुम मर्द हो, इस मुसीबत से निकलने की कोई तरकीब सोचो। मुझे कोई तरकीब नहीं सूझ रही, लगता है हमारी मौत निश्चित है। वो रोने लगी। रोना धोना बंद करो और इधर मेरी बात सुनो। बोलो। अब झूठ बोलने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तो सच सच बता दो कि तुमने अपने पति का कत्ल किया है या नहीं। मैंने अपने पति का कत्ल नहीं किया, वो कातर स्वर में बोली। तो फिर किसने किया? बख्तावर सिंह के किसी आदमी ने किया होगा। नहीं, उसने न तुम्हारे पति का कत्ल करवाया है और ना ही उसे वो धमकी भरी चिट्ठी भिजवाई है। ओह, तुमने ये भी सच कहा था कि जिस दिन महाजन के नाम धमकी भरी चिट्ठी आई थी उस दिन महाजन की मेज के दराज में उसकी रिवॉल्वर गायब थी। हाँ। तुम्हारे और महाजन के अलावा उस रिवॉल्वर तक और किसकी पहुंच हो सकती थी? किसी की भी नहीं। मेरा मतलब है सिवाय हमारे नौकर नौकरानी के। लेकिन उनमें से कोई भला मेरे पति का कत्ल क्यों करेगा? घर में मिलने जुलने वाले भी तो आते रहेंगे। घर में मिलने जुलने वाले भी तो आते रहे होंगे। आते हैं, लेकिन वो पहली मंजिल पर नहीं जाते। कोई अंदाजा कि वो रिवॉल्वर कब से वहां नहीं थी? पिछले सोमवार को वो रिवॉल्वर मैंने दराज में देखी थी। शुक्रवार रात को वो वहां नहीं थी। यानी कि सोमवार और शुक्रवार की रात के दौरान ही किसी वक्त रिवॉल्वर गायब हुई। हाँ। उस दौरान घर में तुम्हारे या तुम्हारे पति के मिलने जुलने वालों में से कौन कौन आया था? कोई भी नहीं। काफी अरसे से मेरी अपने पति से अनबन चल रही थी, इसलिए घर में हम कभी किसी को इनवाइट नहीं करते। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, लेकिन बुधवार शाम को मेरे पति से कोई बिजनेस की बात करने दो जने हमारे घर आए थे। मेरा पति उन्हें ठीक से जानता तक नहीं मालूम होता था। ऐसे नितांत अजनबी मेरे पति का खून थोड़ा ही कर सकते हैं। उन्होंने अपना कोई नाम वगैरह बताया था? हाँ। आदमी का नाम कर्नल J.N.S. चौहान था और औरत का नाम मिसेस पूर्णिमा सरीन था। बुधवार सुबह मेरे पति की फोन पर मिसेस सरीन से शेयर मार्केट से ताल्लुक रखती कोई बात हुई थी। तभी ये जिक्र भी आया था कि वो दोनों शाम को मेरे पति से मिलने हमारे घर आने वाले थे। विकास उसका मुंह अवाक देखने लगा। कर्नल चौहान से तो इत्तेफाक से मेरी कल मुलाकात भी हो गई थी, वो कहती रही। तभी उसने मुझे बताया था कि वो मिलिट्री से रिटायर हो चुका था और अब मनोहर कहानियों में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम करता था। बहुत दिलचस्प आदमी है ये कर्नल। उस मिसेस सरीन नाम की औरत से तो पता नहीं क्या रिश्ता था उसका, लेकिन तभी बेडरूम में जनक ने कदम रखा। वो खामोश हो गई। उसने चुपचाप दोनों के बंधन चेक किए और फिर वापस बाहरले कमरे में चला गया। बाहर से आती आवाज से लग रहा था कि वो और हनुमान ताश खेल रहे थे। विकास सोच में पड़ गया। वो हैरान था कि शबनम ने उससे झूठ क्यों बोला। उसने उसे वो क्यों नहीं बताया था कि वो कभी मनोहर के साथ महाजन के घर भी गई थी। शबनम ने उसे सिर्फ ये बताया था कि वो अपने होटल के बार में एक दो बार महाजन से मिली थी। तो क्या बुधवार रात और शनिवार सुबह के बीच ऐसा कुछ हो गया था कि शबनम को या मनोहर को या दोनों को मिलकर महाजन का खून कर देना पड़ा था? लेकिन सिर्फ ठगी की बात खून तक नहीं पहुंच सकती थी। महाजन को यह मालूम हो जाने की सूरत में कि वो दोनों ठग थे, वो शहर छोड़कर भाग सकते थे। लेकिन खून किस लिए? क्या शबनम की वजह से? शबनम एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी और महाजन अपनी बीवी से बेजार था और उससे तलाक का तलबगार था। क्या शबनम की खूबसूरती ने कोई ऐसी पेचीदगी पैदा कर दी थी कि मनोहर को महाजन का कत्ल कर देना पड़ा? या शायद शबनम ने खुद कत्ल किया था? कोई बात जरूर थी। जब वो पहली बार सामने का ताला खोलकर महाजन की कोठी में घुसा था तो उसे पिछवाड़े में किसी की आहट मिली थी।
और कोठी के भीतर चैनल 5 की गंध बसी हुई मिली थी। सेंट की वो गंध साबित करती थी कि वो रहस्यपूर्ण आगंतुक कोई स्त्री थी। तो क्या शबनम ही उस रोज़ान मौके पर वो रिवॉल्वर वापस रखने आई थी ताकि वो उसे वहां से बरामद कर पाता? अगर शबनम उससे प्यार न करती होती और वो कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा न होता तो शायद वो ऐसा न करती। अपने प्यार की खातिर और विकास की भलाई की खातिर उसने कत्ल का इल्ज़ाम सुनैना पर थोपने में एक तरह से विकास की मदद की थी, जबकि उनकी मूल योजना जरूर वो अपराध बख्तावर सिंह पर थोपने की थी। उस धमकी भरी चिट्ठी का कोई और मतलब नहीं हो सकता था। बुधवार शाम को शबनम और मनोहर जब महाजन की कोठी पर गए थे तो किसी प्रकार उन्हें वहां रिवॉल्वर की मौजूदगी की खबर लग गई थी और कोई और हथियार उपलब्ध ना होने की वजह से उन्होंने उसी रिवॉल्वर को वहां से चोरी कर लिया था। कत्ल का इल्जाम विकास पर ना आ रहा होता तो वो रिवॉल्वर जरूर नदी की तलहटी में पहुंच चुकी होती, लेकिन बाद में उसी की भलाई के लिए मूल योजना में परिवर्तन किया गया था और रिवॉल्वर को यथास्थान वापस पहुंचा दिया गया था। सुनो, एकाएक उसने सुनैना से पूछा, तुम चैनल 5 लगाती हो? ये क्या चीज हुई? सुनैना असमंजसपूर्ण स्वर में बोली, सेंट। ना, मैं कैसा भी सेंट इस्तेमाल नहीं करती। मुझे सेंट लगाना सख्त नापसंद है। और शबनम को सेंट लगाना बेहद पसंद था। उसे सैकड़ों तरह के सेंटों की वाकफियत थी और उस मामले में उसकी पसंद अक्सर तब्दील होती रहती थी। ये सोचकर ही उसका मन खिन्न होने लगा था कि शबनम का कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता था। अगला दृश्य। विकास के अनुमान से कम से कम 4 घंटे गुजर गए थे जबकि बाहर से एक कार के वहां पहुंचने की आवाज आई थी। वो कटे मुंह वाला राक्षस वापस आ गया, तो नैना भयभीत स्वर में बोली। हो सकता है, विकास बोला। 5 बज चुके हैं। दूसरे कमरे में से पहले चलते कदमों की और फिर जनक की आवाज आई। हनुमान, अमीरी नहीं, कोई छोकरी आई है। फिर शायद हनुमान भी दरवाजे पर पहुंचा। अबे, ये तो अकेली है, हनुमान की आवाज आई। दबोच लें इसे। पागल हुए हो? अमीरी हमें कच्चा चबा जाएगा। तो फिर पूछो इससे ये क्या चाहती है और फिर चलता करो इसे। पिछवाड़े में कहीं से एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। फिर सामने से आती शबनम की आवाज विकास को साफ सुनाई दी। सुधाकर साहब की कॉटेज यही है ना? जनक का जवाब विकास को सुनाई ना दिया। लेकिन मुझे यही कहा गया था कि पेट्रोल पंप से दाईं तरफ का पहला मोड़ मुड़ना है। ये दूसरा मोड़ है, हनुमान की आवाज आई। पहला मोड़ आप मिस कराई हैं। तभी बेडरूम का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। विकास ने गर्दन घुमाकर उधर देखा तो हैरानी से उसके नेत्र फट पड़े। हाथ में एक रिवॉल्वर लिए योगिता भीतर कदम रख रही थी। योगिता ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर पलंग के समीप आकर उसने जल्दी जल्दी विकास के बंधन खोलने आरंभ किए। बाहर शबनम कह रही थी, मुझे तो रास्ते में कोई और मोड़ दिखाई नहीं दिया। अगर है तो इसका मतलब है कि अब मुझे वापस जाना होगा। अजीब मुसीबत है। क्या आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है? योगिता तब तक एक ही गांठ खोल पाई थी। आप पेट्रोल पंप तक वापस चली जाइए, हनुमान की आवाज आई, और वहीं से पूछताछ कीजिए। तभी विकास के बंधन खुल गए। वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन नसों में खून जम चुकने की वजह से अपना संतुलन न रख पाया और धड़ास से फर्श पर गिरा। उसके गिरने की आवाज कमरे के स्तब्ध वातावरण में बुरी तरह गूंजी। योगिता लपक कर उसके पास पहुंची। उसने उसे उठाकर उसे पैरों पर खड़ा किया और उसकी बाहों को मसलने लगी। विकास को अपने शरीर में रक्त का संचार व्यवस्थित होता लगने लगा। फिर उसने योगिता को परे धकेला और स्वयं अपनी टांगों पर मुक्कियां मारने लगा। तभी बाहरला दरवाजा बंद होने की आवाज आई। विकास ने योगिता से उसकी रिवॉल्वर ले ली और उसे दरवाजे की ओट में हो जाने का संकेत किया। वो फौरन दीवार के साथ जा लगी।
विकास लपक कर दरवाजे के दूसरे पहलू की दीवार में हो गया। विकास लपक कर दरवाजे के दूसरे पहलू की दीवार की ओट में हो गया। दरवाजा खुला। कमरे में हनुमान ने कदम रखा। विकास ने पूरी शक्ति से रिवॉल्वर की मूठ का प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया। हनुमान बिना मुंह से एक आवाज निकाले फर्श पर ढेर हो गया। विकास ने बाहर झांका। उसे शबनम की कार राहदारी पर बैक होती दिखाई दी। जनक बैठक के दरवाजे के बाहर खड़ा था। विकास ने बैठक में कदम रखा, फिर लपक कर बाहरले दरवाजे की ओट में हो गया। शबनम की कार कॉटेज के कंपाउंड से निकल जाने के बाद जनक वापस लौटा। उसके भीतर कदम रखते ही वो भी कमरे के फर्श पर लौटता दिखाई दिया। योगिता बेडरूम के दरवाजे पर प्रकट हुई। तुम यहां कैसे? विकास ने पूछा। तुम्हारी सहेली मिसेस पूर्णिमा सरीन लाई हैं। उसे किसी मददगार की जरूरत थी। उसने मुझे इस रोल के लिए चुना तो मैं रिसेप्शन से छुट्टी कर उसके साथ चली गई। उसने तुम्हें बताया था कि मैं और सुनैना यहां फंसे हुए हैं? तुम्हारा बताया था, सुनैना का नहीं। जरा ठहरो, पहले मैं तुम्हारी सहेली को ऑल क्लियर का सिग्नल दे दूं। वो दरवाजे से बाहर निकल गई और हाथ ऊंचा करके एक सफेद रुमाल हवा में लहराने लगी। कुछ क्षण बाद एक कार के वापस लौटने की आवाज आई। तुम जाकर सुनैना के बंधन खोलो, विकास बोला। योगिता अपने स्थान से हिली भी नहीं। तभी सलेटी एम्बेसडर फिर कंपाउंड में दाखिल हुई। विकास के संकेत पर शबनम उसे पिछवाड़े में ऐसी जगह खड़ी कराई जो सामने सड़क से दिखाई नहीं देती थी। योगिता, विकास बोला, मैंने कहा है जाकर सुनैना के बंधन खोल दो। मैं अपने पिता की हत्यारी को छूने तक को तैयार नहीं हूं। योगिता, सुनैना ने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया है। उसने बेडरूम की तरफ कदम न बढ़ाया। विकास ने खुद जाकर सुनैना के बंधन खोल दिए। तभी शबनम वहां पहुंच गई। खैरियत? वो बोली। हाँ, विकास बोला। उसने सुनैना को सहारा देकर पलंग से उठाया। तुमने तो कमाल ही कर दिया शबनम। श्श, वो बोली। मिसेस सरीन। ओह हाँ, मिसेस सरीन, अब जरा इन दोनों बदमाशों की मुश्कें कसने में मेरी मदद करो। दोनों ने मिलकर हनुमान और जनक के हाथ पांव बांध दिए और उन्हें किसी प्रकार घसीट कर पलंग पर डाल दिया। जब तुम्हें पता लगा था, विकास बोला, कि मैं बदमाशों के हाथों में फंस गया था, तब तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हालात बता रहे थे कि मर्डर वेपन तुम महाजन के घर में प्लांट करने में नाकामयाब रहे थे। यानी कि अपने को बेगुनाह साबित करने वाली तुम्हारी स्कीम बिगड़ चुकी थी। ऐसे में अगर मैं पुलिस को बुलाती तो तुम्हारी हालत आसमान से गिरे और खजूर में अटक के जैसी होती। ओह, मदद के लिए पहले मैं मनोहर के पास गई थी, लेकिन वो मुझे होटल में नहीं मिला। होटल में वो बताकर भी नहीं गया था कि वो कहाँ जा रहा था। मैंने वहाँ उसके पास एक चिट्ठी में सारी स्थिति लिखकर छोड़ दी और अपने होटल में लौटी। वहाँ मुझे उस रिवॉल्वर की याद आई जो तुमने मेरे पास रख छोड़ी थी। उस रिवॉल्वर ने मेरी बड़ी हिम्मत बंधाई। मैं उसे लेकर वापस आने लगी तो मुझे रिसेप्शन पर योगिता दिखाई दी। मैंने सोचा अगर वो वाकई तुम्हारी दीवानी है तो तुम्हारी मदद से इनकार नहीं करेगी। मैंने उसे सारी बात बताई। वो फौरन मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। यहाँ भी हम बहुत देर के आए हुए थे, लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर बाद में जो कुछ हमने किया वो तुम्हारे सामने है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमारी लाज रख ली। तभी बाहर से एक कार के समीप पहुंचने की आवाज उभरी। विकास लपक कर बाहर के दरवाजे पर पहुंचा। जीप लौट रही थी। योगिता, वो बैठक में मौजूद योगिता से बोला, तुम भी भीतर मिसेस सरीन और सुनैना के पास जाओ, जल्दी करो। कौन आया है? वो उत्सुकता से बोली। बख्तावर सिंह और उसका जल्लाद अमीरी लाल। अब जाओ भी यहां से। योगिता लपक कर बेडरूम में दाखिल हो गई। विकास दरवाजे की ओट में हो गया। अगला दृश्य। जीप कंपाउंड में आकर खड़ी हुई। बाहर से बख्तावर सिंह के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेरी, बख्तावर सिंह बोला। तुम्हें पता तो था कि रिवॉल्वर की बरामदगी के चक्कर में पुलिस महाजन के घर पहुंचने वाली थी। तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि पुलिस अभी भी वहां मौजूद होगी। तुम इन दोनों को
को कत्ल करने के लिए वहां कैसे ले जा सकते थे? सारा दिन गुजार दिया तुमने, इस काम के लिए कोई दूसरी जगह नहीं सोच पाए तुम? सोचना मेरा काम नहीं, अमीरी लाल भन्ना स्वर में बोला। शट अप, बख्तावर सिंह चिल्लाया। फिर दरवाजा खुला और दोनों आगे पीछे भीतर दाखिल हुए। वो कमरे के मध्य में पहुंचे तो पीछे दीवार के साथ चिपका खड़ा हुआ विकास रिवॉल्वर उनकी ओर तानता हुआ बोला, हैंड्स अप। दोनों चौंक कर घूमे। अमीरी लाल का हाथ बिजली की रफ्तार से अपनी जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर पड़ा, लेकिन अभी रिवॉल्वर उसने जेब से निकाली ही थी कि विकास ने फायर कर दिया। गोली अमीरी लाल की बाह में लगी, रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई और वह चीख मारकर जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी घायल बाह थाम ली। बख्तावर सिंह ने अपने हाथ फौरन सिर से ऊंचे कर दिए। विकास ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किया। गोली मत चलाना, वो फंसी आवाज में बोला। विकास उसे रिवॉल्वर से कवर किए रहा। उसने आगे बढ़कर अमीरी लाल के हाथ से निकली रिवॉल्वर फर्श पर से उठाकर अपनी जेब में डाल ली। फिर उसने बख्तावर सिंह की तलाशी ली। उसके पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। महाजन वाले रिवॉल्वर का है? विकास कहर भरी स्वर में बोला। मेरी जेब में, अमीरी लाल फौरन बड़े आतंकित भाव से बोला। विकास ने यह रिवॉल्वर भी उसकी जेब से निकालकर अपने अधिकार में कर ली। खबरदार, तभी दरवाजे पर से एक नई आवाज आई, कोई अपनी जगह से न हिले। विकास स्तब्ध रह गया। वो धीरे से आवाज की दिशा में घूमा। दरवाजे पर इंस्पेक्टर तिवारी हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। हथियार गिराओ, वो घुड़क कर बोला। विकास ने दोनों रिवॉल्वरें अपने हाथ से निकल जाने दी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर विकास की जेबें थपथपाई और फिर अमीरी लाल वाली रिवॉल्वर भी विकास के अधिकार से निकल गई। भीतर कौन है? इंस्पेक्टर उच्च स्वर में बोला। भीतर से 3 अति सुंदर स्त्रियों को बाहर निकलता देखकर इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर साहब, तभी भीतर से आवाज आई, 2 आदमी यहां बंधे भी पड़े हैं, दोनों बेहोश हैं, बाकी इमारत भी देखो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। भीतर से धम धम करते भारी कदमों की आवाजें आने लगी। शायद उधर कई पुलिसिये मौजूद थे। इमारत में जब कोई और ना मिला तो सारे पुलिसिये बैठक में जमा हो गए। इसे बाहर ले जाओ, इंस्पेक्टर अमीरी लाल की तरफ संकेत करता हुआ एक हवलदार से बोला, और इसकी टेम्पररी मलहम पट्टी करवाओ। हवलदार और एक और पुलिसिया ने अमीरी लाल को उठाया और उसे बाहर ले चले। फिर मनोहर ने भीतर कदम रखा। वो अपनी कर्नल की यूनिफॉर्म में था। एवरीथिंग इन कंट्रोल इंस्पेक्टर, वो बड़े दबंग स्वर में बोला। यस कर्नल, इंस्पेक्टर बोला। माय डियर गर्ल, मनोहर वैसे ही दबंग स्वर में शबनम से संबोधित हुआ। तुम्हारी चिट्ठी हाथ लगते ही मैं पुलिस के पास पहुंच गया था। मैंने कोई गलती तो नहीं की? आपने बहुत अच्छा किया कर्नल साहब, शबनम बोली। हम भी पुलिस को बुलाने ही वाले थे, विकास बोला। तुम किस लिए? इंस्पेक्टर अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। महाजन के हत्यारे को गिरफ्तार करवाने के लिए। उसे तो मैंने गिरफ्तार कर लिया है। आपका इशारा मेरी तरफ है? हाँ, तुम महाजन के हत्यारे हो। गलत, मैं महाजन का हत्यारा नहीं हूं, और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं न केवल अभी साबित कर सकता हूं कि मैं हत्यारा नहीं हूं, बल्कि यह भी बता सकता हूं कि वास्तव में हत्यारा कौन है। कैसे करोगे? मेरे पास से आपने जो 35 कैलिबर की मौजर रिवॉल्वर बरामद की है इंस्पेक्टर साहब, यही मर्डर वेपन है। कर्नल साहब, इसमें से निकली एक टेस्ट बुलेट पहले ही पुलिस से चेक करा चुके हैं और यह साबित हो चुका है कि महाजन का कत्ल इसी से हुआ है। और वो रिवॉल्वर मैंने तुम्हारे पास से बरामद की है, फिर भी तुम अपने आप को बेगुनाह कहते हो। हाँ, ये महाजन की रिवॉल्वर है, ये उसके नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी तो इस तक पहुंच ही नहीं हो सकती थी। महाजन के कत्ल से कुछ रोज पहले ये उसके घर से गायब हो गई थी, लेकिन कल फिर यथास्थान वापस लौट आई। रिवॉल्वर वापस इसलिए लौटाई गई थी क्योंकि हत्यारा कत्ल का इल्जाम महाजन की बीवी सुनैना पर थोपना चाहता था, लेकिन ये बात हत्यारे को बाद में सूझी थी कि सुनैना को फंसाया जा सकता था। आरंभ में तो रिवॉल्वर इसलिए चोरी की गई थी क्योंकि हत्यारे को कोई ऐसा हथियार और कहीं से उपलब्ध नहीं था।
हत्यारे की मूल योजना संदेह का रुख बख्तावर सिंह की तरफ मोड़ने की थी। इसलिए हत्यारे ने कत्ल से एक दिन पहले महाजन के लेटर बॉक्स में वो कत्ल की धमकी वाली चिट्ठी डाली। बाद में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आ गया, लेकिन हत्यारे को क्योंकि मैं ज़रा पसंद आ गया था, इसलिए योजना में ऐसा परिवर्तन किया गया कि कत्ल के इल्ज़ाम में सुनैना फंस जाए। बड़ी पेचीदा बातें कर रहे हो, इंस्पेक्टर बोला। जो कुछ कह रहे हो उसे साबित कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, विकास बोला। लेकिन ज़रा एक मिनट ठहरिए। वो शबनम की तरफ घूमा और सख्त शिकायत भरे स्वर में बोला, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि पिछले बुधवार शाम को तुम महाजन से मिलने उसकी कोठी पर गई थी? लेकिन मैं तो नहीं गई थी, शबनम तीखे स्वर में बोली। सुनैना कहती है तुम गई थी। ये गलत कहती है। मैंने और कर्नल ने उस शाम महाजन से मिलने की अपॉइंटमेंट तो फिक्स की थी, लेकिन हम गए नहीं थे। हम क्यों नहीं गए थे, मेरा मतलब है महाजन से हमने क्यों हाथ खींच लिया था, मैं तुम्हें बता ही चुकी हूं। विकास ने सुनैना की तरफ देखा। मैंने तो अपने पति को, सुनैना बोली, फोन पर इनके साथ शाम की अपॉइंटमेंट फिक्स करते सुना था। मैंने समझा ये आए होंगे। शाम को तुम कोठी पर नहीं थी? नहीं। विकास ने शांति की बड़ी गहरी सांस ली। यह सोचकर उसके दिल से एक बारी भारी बोझ हट गया कि मनोहर या शबनम में कोई महाजन का हत्यारा नहीं था। आगे बढ़ो अब, इंस्पेक्टर उतावले स्वर में बोला। क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि महाजन की रिवॉल्वर किसी ने उसका कत्ल करने की नीयत से ही चुराई थी, विकास बोला। किसने? उत्तर की अपेक्षा में कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुनैना ने, योगिता ने चुप्पी तोड़ी। सबकी निगाहें सुनैना की तरफ उठ गई। ये झूठ है, सुनैना उच्च स्वर में बोली। मुझे तो आज से पहले यही मालूम नहीं था कि मेरे पति की हत्या उन्हीं के रिवॉल्वर से हुई है। बकवास, योगिता मुंह बिगाड़ कर बोली। क्यों भोली बनकर दिखा रही हो? तुम्हें सब मालूम था। तुम्हें मालूम था कि पापा की रिवॉल्वर गायब थी। तुम्हें यह भी मालूम था कि वो 35 कैलिबर की मौजर रिवॉल्वर थी। और तुम्हें यह भी मालूम था कि कत्ल 45 कैलिबर की मौजर रिवॉल्वर से किया गया है। अब तुम यूं एक्टिंग कर रही हो जैसे 2 जमा 2 बराबर 4 जवाब नहीं निकल सकता। सुनैना को, इंस्पेक्टर उत्सुकता भरे भाव स्वर में बोला, कैसे मालूम था कि हत्या 45 कैलिबर के रिवॉल्वर से हुई थी? अखबार में छपा था, योगिता बोली। गलत, इंस्पेक्टर इंकार में सिर हिलाता हुआ बोला। मर्डर वेपन के बारे में कोई जानकारी हमने प्रेस को रिलीज नहीं की थी। अखबार में सिर्फ इतना छपा था कि महाजन की हत्या उसे गोली मारकर की गई थी। एकाएक विकास के सारे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो मुंह बाएं आंखें फाड़े योगिता की तरफ देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? योगिता सकपका कर बोली। योगिता, विकास धीरे से बोला, तुम्ही ने मुझे यह सुझाया था कि महाजन का कत्ल उसके रिवॉल्वर से हुआ हो सकता है। मुझे तो ये बात कर्नल साहब ने बताई कि कत्ल 45 कैलिबर की मौजर रिवॉल्वर से हुआ है, और कर्नल को यह बात सीधे पुलिस से मालूम हुई थी। लेकिन यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? तुम्हें एक गलती लग रही है। योगिता का चेहरा लाल हो गया। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि रिवॉल्वर कैसी थी। तुमने सरासर कहा था, विकास दृढ़ स्वर में बोला। मुझसे तुमने बड़े विश्वास से कहा था कि कत्ल 45 कैलिबर की मौजर रिवॉल्वर से हुआ था। योगिता, जिस रिवॉल्वर से कत्ल हुआ था उसका कैलिबर, ब्रांड वगैरह कैसे मालूम था तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था, वो चिल्लाई। मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने जरूर ऐसा कहा था, विकास भी चिल्लाया। योगिता, तुमने अपने पापा की रिवॉल्वर चुराई थी। इसलिए चुराई थी क्योंकि तुम्हारे जैसी स्थिति वाली लड़की और कहीं से रिवॉल्वर हासिल कर ही नहीं सकती थी। अपने पापा के रिवॉल्वर चुराना तुम्हारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तुम अपने पापा की कोठी में नहीं रहती थी, लेकिन वहां की चाबियां तब भी तुम्हारे पास थी।
तुमने जब मुझे कोठी के सामने के दरवाजे की चाबी दी थी तो मैंने तुम्हारे गुच्छे में 2 चाबियां देखी थी। दूसरी चाबी जरूर पिछवाड़े के दरवाजे की थी। तुम मुझे अपने पापा के रिवॉल्वर के बारे में बताकर खुद मेरे से पहले अपने पापा की कोठी में पहुंच गई थी। जब मैं सामने के दरवाजे से भीतर घुसा था तो मुझे पिछवाड़े में से किसी की आहट मिली थी। योगिता, उस वक्त पिछवाड़े से तुम निकल रही थी। उस वक्त कोठी के स्तब्ध वातावरण में चैनल 5 की गंध बसी हुई थी। वो सेंट तुम लगाती हो। वो सेंट तुम इस वक्त भी लगाए हुए हो। और शनिवार को अपने पापा के कत्ल के वक्त भी तुम अपने होटल में नहीं थी। कत्ल के बाद जब मैं वापस होटल लौटा था तो तुम मुझे बाहर सड़क पर होटल की तरफ आती मिली थी। तुमने कहा था कि तुम बाहर कहीं लंच करने गई थी। लेकिन कहा था कि तुम बाहर कहीं लंच करने गई थी। लेकिन तुम लंच करने नहीं गई थी। तुम अपने पापा का खून करने गई थी। तुम उस वक्त लंच से वापस नहीं आ रही थी। उस वक्त तुम अपने पापा का खून करके रिचमंड रोड से वापस आ रही थी। योगिता ने एकाएक अपने कानों पर हाथ रख लिया और चिल्लाकर बोली, विकास, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं? अगर तुम हत्यारी हो तो नहीं, वो भावहीन स्वर में बोला। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, वो कातर स्वर में बोली। मैं रिवॉल्वर को नदी में फेंक आती तो किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए मैं रिवॉल्वर वापस कोठी में रख कर आई। इस वक्त भी तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली और तुमने बदले में ये सिला दिया मुझे। विकास ने उसकी तरफ से निगाहें फिरा ली। वो इंस्पेक्टर से संबोधित हुआ। क्या अब भी किसी और सबूत की जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? क्या अब भी मुझ पर कोई चार्ज है? योगिता एक कुर्सी पर ढेर हो गई थी। वो अपने हाथ में अपना मुंह छुपाकर सुबकने लगी। इंस्पेक्टर ने पहले योगिता की तरफ देखा, फिर उसने बड़े विचलित भाव से बख्तावर सिंह की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, नहीं, अब तुम पर कोई चार्ज नहीं। लेकिन मुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ पहुंचने से पहले क्या हो रहा था। यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, विकास ने जल्दी से बोला। उसने एक अर्थपूर्ण निगाह बख्तावर सिंह पर डाली। क्यों बख्तावर सिंह? हाँ, बख्तावर सिंह जल्दी से बोला। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर उस आदमी की बाह में गोली कैसे लगी? इंस्पेक्टर बोला। उसकी अपनी लापरवाही से, बख्तावर सिंह बोला। पता नहीं कैसे कमबख्त ने अपने आप ही रिवॉल्वर दाग बैठा। ऐसे कैसे हुआ हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, तुम उसी से पूछ लो। ठीक है फिर। इंस्पेक्टर ने भी चैन की सांस ली। अगला दृश्य। अगले दिन दोपहर तक विकास को मेहतानी के गैराज से खरीदी अपनी फिएट, जो कि पुलिस ने जब्त की हुई थी, वापस मिल गई। उसने होटल रिवर व्यू का बकाया बिल चुकाया, शबनम के कमरे से अपना सूटकेस हासिल किया और वापस होटल में एक नया कमरा हासिल कर लिया। इस बार कमरा शबनम के बगल में था। नेशनल बैंक में उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया और 50,000 रुपये का ड्राफ्ट हासिल कर लिया। अब सिर पर से योगिता का जुनून उतर जाने के बाद वो महसूस कर रहा था कि योगिता के संगत के दौरान उसे जो गुनाह का एहसास सताने लगा था वो बेईमानी नहीं था। तभी उसे ये महसूस हुआ था कि उसके दिल के किसी कोने में शबनम की मोहब्बत का जज्बा तड़प रहा था। उसने वो बात शबनम को बताई। उसका ख्याल था कि वो बात सुनते ही शबनम उससे लिपट जाएगी, लेकिन वैसा ना हुआ। तुम योगिता का गम गलत करने के लिए मेरी ओर झुक रहे हो, वो गंभीरता से बोली। योगिता का गम मुझे नहीं है, विकास बोला। है, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसलिए तुम इन बातों को नहीं समझते। योगिता की मोहब्बत में तुम्हें ताजी ताजी मायूसी हासिल हुई है। मोहब्बत में चोट खाया हुआ आशिक आमतौर पर जो सबसे पहला सहारा उपलब्ध होता है उसी की तरफ झुक जाता है। मुझे तुम्हारी ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। ये वो औरत कह रही है जो कल तक मेरी मोहब्बत का दम भरती थी। ये वो औरत कह रही है जो अब भी तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है, लेकिन ये नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में तुम्हें यह एहसास हो कि मैंने तुम्हारे टूटे दिल को सहारा देकर तुम पर एहसान करके तुम्हारी वक्ती कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें अपना बना लिया। अपनी मोहब्बत का जो इजहार तुम अब कर रहे हो वो तब करना जब तुम्हारा दिल योगिता की मोहब्बत में नाकामी का झटका पूरी तरह झेल चुका होगा।
तब का क्या मतलब? मतलब ये, जब तकदीर से हमारी तुम्हारी फिर मुलाकात हो। फिर मुलाकात हो? पागल हुई हो? आज के बाद मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता। काटजू का माल झटकने के बाद मैं और मनोहर शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम नहीं जा रही हो। मनोहर जाता है तो उसे जाने दो। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज से तुम्हारी और मनोहर की पार्टनरशिप खत्म, और तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप शुरू। लेकिन तुम तो हमेशा से ही कहते आए हो कि तुम अकेले काम करना पसंद करते हो। कहता आया होऊंगा, अब नहीं कहता। लेकिन लेकिन वेकिन बंद करो। बहुत लेकिन हो गई। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानने से पहले मुझे जलील करना चाहती हो, मुझसे अपने प्यार की भीख मंगवाना चाहती हो, तो मुझे वो मंजूर है। मैं तुम्हारे कदमों में सिर रखकर। शबनम ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। हाथ मिलाओ पार्टनर, वो बोली। विकास ने उसका हाथ थामा और थामे ही रहा। स्वीट हार्ट, मम्मी को खुशी है कि तुम्हें अकल आ गई, वो बोली। और योगिता का गम छोड़ो। वो तुम्हारे किस्म की लड़की नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसी कुत्ती चीज तुम हो, वैसी ही कुत्ती चीज मैं हूं। हम तो विल्स का विज्ञापन है। मेड फॉर ईच अदर। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। योगिता फॉरेन एलिमेंट थी। तुम्हारा साथ छूटने पर मनोहर को कैसा लगेगा? वो इस बात की कोई खास परवाह नहीं करेगा। देख लेना। मुझसे अलहदगी के 24 घंटे के भीतर भीतर वो अपने लिए कोई नई असिस्टेंट तलाश कर लेगा। लंच उनका पहले से ही मनोहर के साथ निर्धारित था। वो दोनों विक्रांत होटल पहुंचे। मनोहर डाइनिंग हॉल में बैठा था। मनोहर ने गौर से शबनम को देखा और गंभीरता से बोला, आज मैं तुम्हारे चेहरे पर वो चमक देख रहा हूं जो मैंने आज तक नहीं देखी। शबनम मुस्कुराई। इरादे क्या हैं बरखुरदार? मनोहर ने विकास से पूछा। खलीफा इस वक्त मेरा बाप बनकर दिखा रहा है, शबनम बोली। ये अपनी बेटी के बारे में तुम्हारी नीयत जानना चाहते हैं। नीयत अच्छी है, विकास बोला। इरादे नेक है। नहीं है तो हो जाएंगे, शबनम बोली। अभी तो बेचारा अपना टूटा दिल सहला रहा है। इसे संभलने का मौका भी तो मिलना चाहिए। मनोहर ने वेटर को बुलाकर लंच का ऑर्डर दिया। एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई, वो बोला। योगिता के पास कत्ल का जो उद्देश्य था वो तो मैं समझ रहा हूँ। वो इस बात से तिमतिमाई हुई थी कि उसके बाप ने अपनी नौजवान बीवी के फेर में आकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि उसे घर से निकलना पड़ा था, और अब सुनैना उसे महाजन की जायदाद से एकदम बेदखल करने वाली नई वसीयत भी लिखवा सकती थी। ऐसी नौबत आने से पहले उसने महाजन का कत्ल कर दिया ताकि कम से कम आधी जायदाद तो उसे मिल पाती। लेकिन जब उसे सुनैना से इतनी नफरत थी कि पूरी जायदाद उसके हाथ ना चली जाए, इस खातिर उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, तो उसने शुरू में ही बख्तावर सिंह की जगह उस पर कत्ल का इल्जाम थोपने की योजना क्यों ना बनाई? लेकिन जब उसने लेकिन जब उसे सुनैना से इतनी नफरत थी कि पूरी जायदाद उसके हाथ से ना चली जाए, इस खातिर उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, तो उसने शुरू में ही बख्तावर सिंह की जगह उस पर कत्ल का इल्जाम थोपने की योजना क्यों ना बनाई? क्योंकि उसकी निगाह में सुनैना के पास अपने पति की हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था। उसने मुझे खुद बताया था कि उसे मालूम नहीं था कि महाजन सुनैना पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगाकर उसे तलाक देने वाला था। उसकी निगाह में तो महाजन सुनैना से बहुत खुश था और उसके साथ बड़े आनंद की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन ज्यों ही उसे मुझसे मालूम हुआ कि सुनैना के पास कत्ल का बड़ा तगड़ा उद्देश्य था, उससे उसे फौरन फंसाने की कोशिश आरंभ कर दी। यानी कि सुनैना को फंसवाने का सामान उसने सिर्फ तुम्हारी खातिर नहीं किया? विकास ने बेचैनी से पहलू बदला। दोनों ही बातें रही होंगी, उसकी हिमायत में शबनम जल्दी से बोली। उसे विकास की परवाह थी। ये तो इसी बात से साबित हो जाता है कि जब मैंने उसे बताया कि विकास को बख्तावर सिंह के आदमियों ने पकड़ लिया था, तो वो इसे छुड़ाने में मेरी मदद करने के लिए फौरन मेरे साथ चल पड़ी। ओह,
मनोहर बोला। लेकिन विक्की, फिर भी मैं कहती हूँ कि वो तुम्हारी किस्म की औरत नहीं थी। वो हत्यारी ना भी होती तो भी तुम्हारी किस्म की औरत नहीं थी डार्लिंग। वो तो तुम्हारा सुधार करना चाहती थी। डार्लिंग? मनोहर भवें उठाकर बोला। ये डार्लिंग कौन है? कहीं तुम ही तो डार्लिंग नहीं हो गए हो बरखुरदार? इसी से पूछो, विकास बोला। विकास मेरा हाथ मांग रहा है, शबनम बोली। सिर्फ हाथ? मनोहर ने पूछा। मेरा मतलब है ये मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता है, फिलहाल धंधे में, बाद में जिंदगी में। तो ये बात है। हाँ, और सबसे पहले हम किसी और शहर में जाकर विकास का वही कौन गेम आजमाने वाले हैं जो यहाँ चल नहीं सका। आई सी। मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहता शबनम, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। थैंक यू पॉपी। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि हमारा जो काम अधूरा पड़ा है उसका क्या होगा? काटजू वाला काम? वो तो होकर रहेगा डैडी। कल रात हम काटजू का काजू बना देंगे। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम सबको फौरन इस शहर से कूच कर जाना होगा, और क्योंकि भविष्य में हमारे रास्ते भी अलग अलग होने वाले हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम आज ही अलविदा कह लें। आज रात को फेयरवेल डिनर मेरी तरफ से, ठीक है? विकास और शबनम ने सहमति में सिर हिलाया। 8 बजे ठीक रहेगा? दोनों ने हामी भरी। अगला दृश्य। ठीक 8 बजे विकास और शबनम फिर विक्रांत के डाइनिंग हॉल में पहुंचे। हेड वेटर उन्हें कर्नल JNS चौहान के लिए रिजर्व टेबल पर ले आया। आप? उसने पूछा। मिस्टर विकास गुप्ता और मिसेस पूर्णिमा सरीन है ना? हाँ, विकास बोला। कर्नल साहब ने आपके लिए ये दिया है। वो जेब से एक मोटा लिफाफा निकालकर उन्हें थमाता हुआ बोला। वेटर के चले जाने के बाद उन्होंने लिफाफा खोला। भीतर 100 के कई नोट थे और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे बच्चों, 2 उपहार इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पहला उपहार हमारी 35,000 की कमाई में शबनम का 17,500 का हिस्सा, और दूसरा उपहार तुम दोनों के लिए सीख है जो भविष्य में तुम्हारा मार्गनिर्देशन करेगी। वो सीख है, ठगी के धंधे में कभी किसी को भरोसा मत करें। ठगी के धंधे में कभी किसी का भरोसा मत करो। इस शहर में मुझे नुकसान भी हुआ और फायदा भी। नुकसान ये हुआ कि मेरा पार्टनर मुझसे छिन गया, और फायदा ये हुआ कि कल रात तक काटजू का बकरा भूनने का इंतजार करने की जगह उसका तिया पांचा मैंने आज ही कर दिया। आज शाम मैंने उससे 1,40,000 रुपये झटक लिए हैं, और उसमें मैं शबनम को हिस्सेदार नहीं मानता, क्योंकि दोपहर से ही वो मेरी पार्टनर नहीं रही थी। ये पत्र तुम्हारे हाथ लगने तक मैं विशालगढ़ से सैकड़ों मील दूर निकल चुका हूँगा। मेरी राय में शबनम को भी फौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए, क्योंकि कल तक काटजू को मेरे से हासिल हुए स्टॉक सर्टिफिकेट किसी दलाल को दिखाने का ख्याल आ सकता है, और उसे मालूम हो सकता है कि उस सर्टिफिकेट की 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। दीवान पुरुषोत्तम दास ने एजरा स्ट्रीट को जो प्रोविजन स्टोर 90,000 में खरीदा था, वो उसने आज 72,000 का बेच दिया है, और वो आज शाम की फ्लाइट से कलकत्ता गया है। कलकत्ता वो जरूर हीरे बेचने की गर्ज से गया है। वहाँ ज्यों ही उसे मालूम होगा कि उसके पास मौजूद अधिकतर हीरे नकली हैं, वो भी उल्टे पांव यहाँ वापस लौटेगा। कहने का मतलब यह है कि मैंने बहुत सोच समझकर आज ही यहाँ से कूच कर जाने का फैसला किया है। विकास, इन दोनों महानुभावों की ठगी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन अगर तुम शबनम से वास्ता मानते हो तो इनसे भी वास्ता तुम्हें मानना पड़ेगा। इसलिए ये शहर फौरन छोड़ दो मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद हमेशा अपने साथ समझना। तुम्हारा JNS चौहान, रिटायर्ड कर्नल, गढ़वाल रेजिमेंट। चिट्ठी समाप्त होने पर कई क्षण दोनों हक्के बक्के से एक दूसरे का मुंह देखते रहे, फिर दोनों ने एक साथ अट्टहास किया। देखा, शबनम बोली, कितनी कुत्ती चीज निकली ये मनोहर का बच्चा। कमबख्त साफ साफ मुझे 70,000 की थूक लगा गया। लेकिन ये राय उसने सही दी है, विकास बोला, कि हमें फौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। हाँ, इस शहर से अब हमारा दाना पानी उठ गया है। दोनों बिना डिनर किए वहां से कूच कर गए। समाप्त।